हे गाइस, वेलकम अगेन। स्वागत है आपका दोबारा हमारे यूट्यूब चैनल में। और हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि एथिक्स क्या है। एथिक्स के सिलेबस देखा था, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव व्यू देखे थे। सिलेबस में हमने देखा था कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। उसके बाद हमने देखा था कि एथिक्स में फिलॉसफी के 3 सिद्धांत देखे थे, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, नीति मीमांसा। उसके बाद हमने एथिक्स में समाज की व्यवस्था के रूप में एथिक्स कैसे काम करता है, जन्म के दौरान कैसे एथिक्स का बच्चा कब एथिक्स सीखता है। फिर वैल्यूज़ पे हमने आए थे, वैल्यूज़ की विशेषताएं पढ़ी थी, वैल्यूज़ के प्रकार पढ़े थे। आज हम वैल्यूज़ वस्तुनिष्ठ होती हैं या आत्मनिष्ठ होती हैं, इस बारे में डिस्कशन करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट कि क्या वैल्यूज़, ऑल वैल्यूज़ आर ऑब्जेक्टिव वैल्यूज़ और सब्जेक्टिव वैल्यूज़। और हम कंक्लूजन में पहुँचेंगे कि आखिर कौन सी वैल्यूज़ वस्तुनिष्ठ है, कौन सी वैल्यू आत्मनिष्ठ है, और समाज में कौन सी वैल्यूज़ प्रिवेल करती है। देन ऑब्जेक्टिव वैल्यूज़ जो हैं, हम इसका वस्तुनिष्ठ और सब्जेक्टिव आत्मनिष्ठ। देखिए, आपको इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, क्योंकि अब समय वो नहीं रहा है कि आप सिर्फ हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम ही चीज़ों को सीखें। आपको बाइलिंगुअल होना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, क्योंकि वास्ट नॉलेज है जो इंग्लिश में अवेलेबल है। अगर आपको पता है तो हिंदी में आप उसको समझ सकते हैं। और इटर्नल वैल्यूज़ और डायनेमिक वैल्यू, इनको हम इस नाम से भी बोल सकते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव वैल्यू के गुण हैं कि यूनिवर्सल होती है, जबकि सब्जेक्टिव वैल्यू लिमिटेड होती है, पेरोकेल होती है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव वैल्यू जो होती है, वस्तुनिष्ठ वैल्यू स्थिर होती है, जबकि आत्मनिष्ठ वैल्यू डायनेमिक होती है। इट विल चेंज और इट चेंजेस द वैल्यू, सब्जेक्टिव वैल्यू चेंजेस अकॉर्डिंगली। और ऑब्जेक्टिव वैल्यू जो होती है ये इटर्नल होती है एंड सब्जेक्टिव वैल्यू टेम्पोरल होती है। देखिए, हम आगे समझते हैं इसको। देखिए, ऑब्जेक्टिव वैल्यू सभी के लिए समान होगी, डेफिनेटली। पहले एग्जांपल देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव वैल्यू में आता है सत्य, न्याय, मानव गरिमा। अगर हम इस पे बात करें तो ये सभी के लिए समान है। इंडियंस भी न्याय चाहते हैं, फॉरेनर्स भी न्याय चाहते हैं। तथ्य आधारित होती है ऑब्जेक्टिव वैल्यूज़, स्थिर होती है और सार्वभौमिक होती है। वहीं व्यक्तिगत सब्जेक्टिव वैल्यू जो है वो व्यक्ति अनुसार भिन्न होती है, समय अनुसार बदलती रहती है, और ये संस्कृति आधारित होती है, परिवर्तनशील होती है, व्यक्ति की चेतना पर निर्भर करती है ये सब्जेक्टिव वैल्यू, जबकि ऑब्जेक्टिव वैल्यू चेतना से स्वतंत्र होती है। हम इसमें ऑब्जेक्टिव वैल्यू में तथ्य और आंकड़े रखेंगे, सब्जेक्टिव वैल्यू में राय, मत और विचार होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो वैल्यू है, जैसे सब्जेक्टिव वैल्यू को उदाहरण आप देखेंगे तो ड्रेस कोड, इट्स डिफर, मैरिज सिस्टम, यू नो कि हर सोसाइटी में मैरिज सिस्टम डिफरेंट तरीके का है। फूड हैबिट क्वाइट डिफरेंट नहीं है, बट कुछ रीति रिवाजों में हम परिवर्तन देखते हैं, कुछ वैल्यूज़ में हम परिवर्तन देखते हैं। तो हम मूल्यों के बारे में कह सकते हैं कि मूल्य वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ में दोनों मूल्यों में अंतर पाया जाता है। दूसरी बात हम कह सकते हैं, पूर्णतः वस्तुनिष्ठ नहीं होते, ऑब्जेक्टिव नहीं होते कंप्लीटली सारे मूल्य। क्यों आत्मनिष्ठ नहीं होते? बिकॉज ये बनते तो समाज में है, बट समाज चेंजिंग नेचर का है, और ये समाज जब चेंजिंग नेचर का है तो चाहे ऑब्जेक्टिव वैल्यूज़ हो वो भी समय के साथ बदल जाती है। ज़रूरतों के हिसाब से मूल्य बदल जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑब्जेक्टिव वैल्यू चेंजेबल कैसे हैं? देखिए, हम कह सकते हैं कि
एंशियंट और मिडिवल टाइम में जब अपने इंडिया पे इस एरिया पे अटैक होते थे तो पंजाब, राजस्थान, हरियाणा ये एरिया मैक्सिमम इफेक्टेड रहता था। तो यहाँ के लोगों में उस समय साहस जैसे गुण, जैसे वैल्यू डेवलप होना स्वाभाविक था। बट इन ड्यू कोर्स यहाँ शांति स्थापित हुई, उससे उदारता, शिक्षा और उद्यमशीलता जैसे गुण डेवलप हो गए। तो हम कह सकते हैं कि पूर्णतः वस्तुनिष्ठ नहीं होते मूल, और ये समय के अनुसार भी बदलते हैं। हम ये नहीं कह सकते कम्प्लीटली दे आर कम्प्लीटली इनचेंजेबल। इतना लंबे समय लेते हैं कि वो चीज़ नोटिस हो नहीं होता। पूर्णतः आत्मनिष्ठ भी नहीं होते, सबकी राय भिन्न भिन्न होती है। वैल्यूज़ में देखेंगे आप, ये सब्जेक्टिव पूर्ण कम सारे वैल्यूज़ आत्मनिष्ठ भी नहीं होते। समाज के संचालन के लिए मूल्यों पर, जिस मूल्य पर आम सहमति बनती है वो मूल्य अपनाया जाता है। हो सकता है कि एक आदमी उससे डिफर ना करे लेकिन और लोग उस चीज़ को मानते हैं तो वो वैल्यू बन जाती है। कुछ मूल्यों में वस्तुनिष्ठता अत्यधिक होती है, जैसे जो अत्यधिक कुछ मूल्य हैं जिनमें वस्तुनिष्ठता अत्यधिक होती है। इसका कारण ये होता है कि वो ऐसे वैल्यू हर समय, हर काल और हर देश में समान रूप से पाई जाएगी, जैसे शांति, भाईचारा, सद्भाव, समानता, न्याय और बंधुत्व जैसे जो मूल्य हैं ये, इनमें वस्तुनिष्ठता अत्यधिक होती है। कुछ मूल्यों पर अत्यधिक विवाद है, जैसे क्योंकि इसमें आत्मनिष्ठता अधिक होने की संभावना होती है। जहाँ आत्मनिष्ठता अधिक होती है वहाँ विवाद होना स्वाभाविक सा हो जाता है। जैसे शाकाहार मांसाहार पे, फूड हैबिट्स में शाकाहार मांसाहार पे विवाद हो सकता है आत्मनिष्ठ सब्जेक्ट पे। समलैंगिकता, को लिविंग्स, डाइवोर्स या तलाक, ऐसे विषयों पर सामान्यतः समाज में ठीक ठाक झगड़ा देखने को मिलता है। एज अ कंक्लूजन कह सकते हैं कि जो वैल्यूज़ है वो ना तो पूर्णतः वस्तुनिष्ठ ना पूर्णतः आत्मनिष्ठ होती हैं। ये परिस्थिति के अकॉर्डिंग बदलते हैं। कुछ वैल्यूज़ ज़्यादा वस्तुनिष्ठ और कुछ वैल्यू ज़्यादा आत्मनिष्ठ होती हैं, बस। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि वैल्यूज़ का जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया क्या है। देखिए, इनकलकेटिंग ऑफ वैल्यूज़ डिपेंड्स ऑन फैमिली, एजुकेशन सिस्टम्स, इंस्टीट्यूशंस और सोसाइटी। परिवार की क्या भूमिका है इसको सिखाने में, शिक्षा संस्थाओं की क्या भूमिका और समाज की क्या भूमिका है, वी विल डिस्कस ऑन इट। ठीक है, तो वैल्यूज़ के बारे में हम कंक्लूज़न निकाल चुके थे कि वैल्यूज़ हैं वो नाइदर फुल्ली ऑब्जेक्टिव और नाइदर फुल्ली सब्जेक्टिव होते हैं। वैल्यू इनकलकेशन क्या होता है? मूल्यों को सीखने की प्रक्रिया वैल्यू इनकलकेशन कहलाती है। सोर्स कौन कौन से, कहाँ से वैल्यू सीखी जाती है? फैमिली से, स्कूल से, कॉलेज से और सोसाइटी से हम मेजरली और मीडिया से सीखते हैं। अब परिवार की भूमिका के बारे में हम पहले बात करते हैं कि किस चीज़ से हम डिस्कशन करेंगे कि कब, कितनी और किसकी और इसका परिणाम क्या रहता है। ठीक है, तो 0 से 3 वर्ष तक हम ऊपर डिस्कशन हम बता चुके हैं। 6 वर्ष तक जो बालक होता है वो मैक्सिमम लर्निंग फेज में होता है। ज़्यादातर चीज़ें वो 6 साल के भीतर सीख लेता है। ठीक है, 0 से 3 वर्ष की हम बात करें तो बच्चा अपनी माँ के पास सबसे करीब रहता है और वो ज़्यादातर चीज़ें अपनी माँ से सीखता है। मैक्सिमम टाइम और मैक्सिमम प्यार उसको माँ का मिलता है, तो वो माँ से सारी चीज़ें सीखता है। और
इस बीच केवल परिवार उसके आसपास रहता है, जिसमें अधिकांश समय माँ के पास वो रहता है। 3 से 13 साल का जब वो होता है, 3 से 13 साल का जब वो होता है, तो फैमिली प्लस उसकी स्कूल एंड उसके फ्रेंड्स उसके का प्रभाव उस पर देखने को मिलता है। फिर 13 साल से जैसे ऊपर जाएगा, उसका अपना एक पीयर ग्रुप हो जाएगा और वो अपनी उस गैंग का हिस्सा रहता है और उनसे सबसे ज़्यादा सीखता है। सबसे ज़्यादा अगर बच्चे पे प्रभाव पड़ता है 0 से 3 के समय, तो वो माँ का पड़ता है। सबसे ज़्यादा निकटता माँ से रहती है। पिता का जो प्यार होता है वो कंडीशनल प्यार है अपनी सोसाइटी में, और मैक्सिमम भूमिका इसकी होती है डिसिप्लिन करने में बच्चों को। तो डिसिप्लिन के गुण पिता से सीखता है। दादा दादी, इनके पास पर्याप्त समय है, लेकिन अब इनका महत्व उतना नहीं रहा है क्योंकि अब फैमिली न्यूक्लियर हो चुकी हैं अधिकांश। तो लेकिन बच्चे परिवार में जब रहते थे इनसे भी सीखते थे। एक दार्शनिक हुए फिलोसफर जॉन बाउली। तो जॉन बाउली ने बताया कि जो बच्चे जिन्हें बच्चों को माँ का प्यार, जॉन बाउली, जिन बच्चों को माँ का प्यार कम मिला होता है या जिनको वो आपराधिक प्रवृत्ति होने की संभावना अधिक, और जिन बच्चों को माँ का प्यार सर्वाधिक मिला होता है वो बच्चों के अपराधी होने की जो संभावना है बहुत कम होती है। फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी, जिनका अपनी माँ पुतलीबाई और गीता को माता मानते थे, और शिक्षक से अतिरिक्त चीज़ें इन्होंने सीखी, और इन्होंने इस कहते भी थे कि अगर एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। ठीक भाई माननीय अब्दुल कलाम जी, वो अपने माँ, पिता और स्कूल और बच्चों के साथ, उनका कहना था कि अगर माँ, पिता और स्कूल जो 3 ये चीज़ें हैं, बच्चे में मैक्सिमम बदलाव ला सकते हैं। उन्होंने खुद भी अपने जीवन में ये सारी चीज़ें, वैल्यूज़ यहाँ से काफ़ी सीखे। ठीक है, परिवार का हम प्रभाव की बात करते हैं। सोसाइटी का जो परिवार का जो इफेक्ट है क्या पड़ता है, देखिए परिवार का जो प्रभाव होता है तो लाइफ लॉन्ग होता है। सबसे ज़्यादा परिवार का प्रभाव पड़ता है, जीवन भर चलता है। लेकिन ये प्रभाव क्या हमेशा पॉजिटिव होता है? नहीं, ये कभी पॉजिटिव, इट समटाइम गोज इन नेगेटिव। ठीक है, तो परिवार से अच्छे और बुरे गुण दोनों सीखे जाते हैं। जैसे अच्छे गुणों में काफ़ी हम अच्छे गुणों में डिस्कशन करेंगे, लेकिन कभी कभी परिवार बुरे वैल्यू सिखा देता है, जैसे सांप्रदायिकता, जैसे जातिवाद, जैसे रंग भेद जैसे गुण। इनको बोलते हैं हम क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसका मतलब होता है कि बच्चा देख के सीखता है। जैसे माँ बाप कहते हैं कि बेटा आप उसके साथ बात मत किया करो, वहाँ कह देंगे, लेकिन उस इंसान की विशेष जाति होने की वजह से वो उसके साथ ना बैठते हैं ना खाना खाते। इससे बच्चा सीखता है। क्लासिकल कंडीशनिंग ये होती है। इसके बाद आता है हमारा फैमिली में ही हम बात करेंगे तो परिवार और क्या सिखाता है। अच्छी चीज़ें हमने नेगेटिव दी, अच्छी चीज़ों में परिवार शेयरिंग करना सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाता है, क्लीनिनेस सिखाता है, रेस्पेक्ट टू एल्डर्स सिखाता है। तो ये आधारभूत मूल्य हैं जो परिवार से सीखने को मिलती है। ठीक है, परिवार के बाद आता है
स्कूल का, शिक्षा संस्थान का क्या योगदान है। तो शिक्षा संस्थान से हम, जब बच्चा 4 साल से लेके, देखिए इसमें बच्चा स्कूल में एक तो होगा 4 to 14 या 16, और सेकंड होगा कॉलेज में जब जाएगा इस वाले यहाँ पे होगा 14 to 14 और 16 प्लस। ठीक है। तो स्कूल में 6 वर्ष तक मूल्य जो सीखता है उनका गहरा प्रभाव पड़ता है। तो और प्राइमरी स्कूल का बच्चे पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है फीमेल टीचर का। बच्चा पहली बार अपनी माँ को यहाँ पे जाके गलत कहता है कि अगर माँ कुछ सिखा रही है और अगर स्कूल में सिखाने वाली टीचर वो कह दे कि बेटा ये चीज़ ऐसे है, तो वो अपनी माँ के कहेगा मम्मी आप गलत बता रहे हो, हमारी मैम ने तो ऐसा सिखाया है। तो बच्चे की मजाक में कहते हैं कि बच्चे की 2 माँ होती हैं, एक तो खुद की माँ और दूसरी जो प्राइमरी स्कूल में टीचर होती है वो। और फाउंडेशनल वैल्यूज़ आपको परिवार से सीखने मिलती है, उसके बाद की जो वैल्यूज़ हैं वो आपको प्राइमरी स्कूल में मिलती हैं, और अधिकांश का वैलिडेशन होता है वहाँ पे। कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में हम बोलते हैं वोकेशनल वैल्यू। कॉलेज की जो वैल्यू है वो वोकेशनल वैल्यू होती है। जैसे हम जहाँ जाते हैं कि प्रोफेशनल एथिक्स सीखने को मिलेगी आपको। कॉलेज में 16 साल से ऊपर हमको ये सीखते हैं कि हम अनामिता का गुण जो एक सिविल सर्विसेज में होना बहुत ज़रूरी है, कि एक IAS अधिकारी ये कहे कि ये काम मैंने नहीं किया है, ये सब प्रशासन ने किया है, खुद व्यक्तिगत उसका क्रेडिट ना लेके प्रशासन को उस चीज़ का क्रेडिट दे। और वास्तविकता भी है, बिना प्रशासन के कोई भी इंसान शून्य है। वो IAS भी इसलिए है क्योंकि प्रशासन है। और इसमें वैविध्यता आती है। कॉलेज में जाने के बाद वैल्यू में विविधता आती है, क्योंकि वह समाज के विभिन्न तबके के लोगों से मिलता है। शिक्षा संस्था के बाद समाज। अब हम सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी वैल्यूज़ पे कैसे, देखिए सोसाइटी जो है, सोसाइटी पहली बात है क्या, सोसाइटी इज़ अ ग्रुप। ये ग्रुप किसी कोई एक समूह हो सकता है, कोई समुदाय हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बंगाली भाषा बोलने वाले का एक समूह, तो वो सोसाइटी बन गई। सिंध, हिंदू, मुस्लिम, सिंधी एट्सेट्रा, एक जो ग्रुप होता है, एक समुदाय जो होता है, उसको हम समाज बोलते हैं। क्या बाजार एक समाज है? जी हाँ, बाजार भी एक समाज है। क्या मेला एक समाज है? बिल्कुल, मेला एक समाज है। सिनेमा समाज है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेट्रो, कोई भी बस की जो माहौल है, इन सभी के जो माहौल और लोग जो मिलके एक समाज का निर्माण करते हैं। क्योंकि इंसान बाज़ार में जाता है, वहाँ के माहौल और लोगों से मिलता है, तो एक सामाजिक इंटरेक्शन होता है, उनसे सीखता है। समाज कब सिखाता है? ये जीवन भर सिखाता है, लाइफ टाइम। और ये बच्चों की 13 से 18 के बीच में मैक्सिमम सिखाता है। किशोर अवस्था पे सबसे ज़्यादा प्रभाव सोसाइटी का पड़ता है। उस पर प्रभाव, फिर परिवार का प्रभाव पड़ना बंद हो जाता है, उसके गैंग मेंबर्स का प्रभाव पड़ता है। अगर उसके गैंग मेंबर्स उसको गलत चीज़ें सिखाएंगे तो वो उनसे गलत चीज़ें सीख लेता है, इस चीज़ में कि अरे ये तो करना ही चाहिए, चाहे वो सिगरेट पीना हो, चाहे गाली देना हो। तो इस समय में बच्चे की सबसे ज़्यादा केयर की आवश्यकता होती है। और अगर हम
समूह के संबंध और समूह की प्रकृति की बात करें, सोसाइटी में जो समूह बता रहे थे, समूह की प्रकृति हम जानते हैं कि कोई विशेष समूह, जो सोसाइटी का हिस्सा समूह, अगर वो किसी एक ही धर्म जाति से जुड़ा है तो उससे जो वैल्यू आदमी सीखेगा वो संकीर्ण वैल्यू आएंगी, और या एक तरफा सोचेगा, एक तरफा सोच या एक तरफा वैल्यू आएंगी। और अगर वो डाइवर्स सोसाइटी में रहता है तो उसमें बैलेंस्ड, प्रोग्रेसिव और ब्रॉड माइंडेड पर्सन का डेवलपमेंट होता है। देखा होगा गांव में एक विशेष समाज के लोग एक स्कूल में जाते हैं, बच्चों की दोस्ती भी उसी समाज के लोगों से होती है। जब वो शहर में जाता है तब समझता है कि एक ही बंगले में विभिन्न जाति और धर्म के लोग रह रहे हैं, वहाँ उनके साथ कंपटीशन तैयारी करता है तो उसका जो नज़रिया बहुत हद तक बदल जाता है। हम देखते हैं कि कुछ दोस्तों के साथ हमारी इतनी ट्यूनिंग हो जाती है जो हम उनके साथ खाना शेयरिंग करने लगते हैं, हर तरह से अपने वैल्यूज़ को कम्प्लीटली चेंज कर लेते हैं जो हमने सोसाइटी से सीखी होती है। तो इस प्रकार समाज के उस ग्रुप का प्रभाव पड़ता है जिस ग्रुप में हम रहते हैं। देखिए कुछ एक चीज़ें हम आपको आगे बढ़ने से पहले हम सोसाइटी बताएं। सोसाइटी इज़ ए ग्रुप, ये ग्रुप किसका भी हो सकता है, और जितना डाइवर्स समाज में बच्चा रहता है, इंसान रहता है, उतना ही सोसाइटी उसका दिमाग विकसित होता है। गाँवों में जातिवाद ज़्यादा देखने को मिलता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक विशेष समाज अपने ग्रुपिंग में रहते हैं, इंटरेक्शन करने का मौका नहीं मिलता एक दूसरे से, इसलिए जो उनकी खुद की रूढ़िवादी सोच है वो बढ़ती जाती है और आगे वो उसी को अपना सच मान लेता है। तो हमें कुछ एक चीज़ें और सीखनी है कि भाई ये सोसाइटी का वैल्यू डेवलपमेंट में, वैल्यू इनकलकेटिंग में योगदान होता है। हम अब आगे बढ़ते उससे पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये इंसान को और किस प्रकार प्रभावित करती है। देखिए अभी रिसेंटली मसूरी में जो एक रिपोर्ट थी IAS ट्रेनिंग के दौरान, तो वहाँ से कुछ ये समझ में आया कि जो सिविल सर्वेंट हैं वो दे आर कीन टू बी डिसऑनेस्ट, मतलब कि वो योग्य हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, बट जब उन्हें करप्शन करने का मौका मिला या करप्शन का चांस मिला तो वो करप्ट हुए। हमने काफ़ी एग्जाम्पल देखे हैं जब उनका स्कैंडल सामने आए, काफ़ी कमी नहीं है ऐसे एग्जाम्पल्स के। तो इसलिए UPSC में एथिक्स का पेपर इंट्रोड्यूस किया गया, और इसलिए लोगों को ये पता होना ज़रूरी था कि नैतिक होना क्या होता है नैतिक होना, कैसे, क्या नैतिकता क्या है, कैसे, क्या हम हैं, क्या हम केवल मॉरल हैं या हम एथिकल हैं। तो आप एक मुझे सवाल का जवाब दीजिए, क्या आप में किसी ने भी कभी झूठ बोला है, या ऐसा कोई है जिसने कभी झूठ नहीं बोला हो, या ऐसा कोई है जिसने कभी कोई भी चीज़ नहीं चुराई हो, चाहे वो चॉकलेट ही क्यों ना हो, या कभी किसी ने किसी को गाली नहीं दी हो, ऐसा कोई है? या जिसने कभी किसी को, इवन कुत्ता भी जैसा वर्ड यूज़ किया वो भी हम गाली समझेंगे, कोई भी बैड वर्ड। मैं ऑनलाइन ज़्यादा शब्दों को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हर सब चीज़ों को मर्यादा, पर आप में कोई है ऐसा जिसने कभी ये चीज़ें यूज़ नहीं की हैं? शायद ही हो। हाँ, ऐसा हो सकता है किसी आदमी ने खुद 90% नहीं यूज़ की हो लेकिन 10% की हो। ऐसा संभावना मुश्किल है कि 100% उसने कभी ये तीनों चीज़ें की नहीं हो। तो बात सिर्फ ऐसी नहीं है कि हर आदमी एक एथिकल इंसान होता है, बस उसको फ़र्क ये है कि जो हम पढ़े आगे क्वांटिनम, कहने का मतलब है पॉजिटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव के बीच में जो जितना पॉजिटिव करीब है वो उतना ही सही है, उतना ही एथिकल है। 100% कोई नहीं हो सकता।
तो कहने का मतलब यही कि एथिक्स इसलिए पढ़ाई गई कि आदमी मैक्स पर डे एथिकल होने का प्रयास करे। बाकी घाघ लोगों का तो भाई ये हालत है कि उनके आप अनुमान ही नहीं लगा पाओगे उनके वो नैतिक है या अनैतिक है, इतने एक्सपर्ट होते हैं। तो हम आगे फिर इसमें अब कल एटीट्यूड पढ़ेंगे और हम किस चीज़ को लेके क्यों पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, किस चीज़ को लेकर हमारा क्या नेगेटिव एटीट्यूड होता है। हाँ, एटीट्यूड जो हम कहते हैं ना, एटीट्यूड हिंदू को लेके हमारा कैसा है, मुस्लिम को लेके हमारा कैसा, किसी विशेष क्षेत्र को लेके, सिर्फ धर्म की बात नहीं, हम क्षेत्र को लेके भी एटीट्यूड में, गोवा वालों को लेके हम कैसे हैं, उड़ीसा वालों को लेके कैसे हैं, इंडिया को लेके कैसे हैं, पाकिस्तान वालों कैसे हैं। तो यूपीएससी के लिए इसी एटीट्यूड का एक सोशल एटीट्यूड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका सोसाइटी के विभिन्न लोगों के प्रति, किसी जाति धर्म के लोग के प्रति कैसा एटीट्यूड है। फिर हम इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे। देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंट बच्चा शुरुआत में नहीं होता। परिवार में माँ बाप लड़ते हैं, बच्चा फालतू में शिकार होता है। फ्रेंड ने गाली दी, दुखी होता है, किसी पे गुस्सा करता है। तो इन सारी चीज़ों से धीरे धीरे वो लर्निंग फेज में आता है। और इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं होता हम जाके सामने वाला दुख है तो हम उसके साथ रो दिए, नहीं, हम उसके दुख को समझें और समझ के बाद वो क्या फील कर रहा है वो एम्पैथी आपके अंदर हो और उसके सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करें। आप आइस बनते हो, कहीं जाके किसी के साथ दुखद घटना हो गई तो हम जाके वहाँ रोना नहीं है, हमें उसके दर्द को समझना है, उसकी स्थिति को जानना है। और ये बिना यहाँ पे एथिकल हुए नहीं जान पाएंगे। तो सोशल एटीट्यूड आपका कैसा है किसी चीज़ के प्रति, वो डिसाइड करेगा आप कितने इमोशनल इंटेलिजेंट होंगे उस प्रति के प्रति। एप्टीट्यूड एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपने इस पे कमांड कर ली तो आप एक बेहतर प्रशासक बन सकते हैं। लेकिन इसकी संभावना उतनी कम है क्योंकि आपको उतनी कम से मतलब है कि ये गुण हो सकता है लेकिन आपको और भी गुणों पे वर्क करना पड़ेगा। एप्टीट्यूड, आप अच्छे IIT पास आउट हो, you are topper throughout the school and college life, even though you can fail in very first case of your civil services job। तो एप्टीट्यूड आपको इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं सिखाता, इसलिए एटीट्यूड इमोशनल इंटेलिजेंस ये सारी चीज़ें आपका कल इनकलकेट होनी ज़रूरी है। तो इसलिए ये हम एथिक्स लिए पढ़ेंगे इस चीज़ में। हम इसलिए ग्रेट पर्सनैलिटीज़ को पढ़ते हैं, उनका सोशल एटीट्यूड किसके प्रति कैसा था। गांधी जी को पढ़ेंगे, उसका सोशल उनका किसके प्रति कैसा था। तो ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हमें ये सिखाती है। ठीक है, तो इसलिए कई बार कुछ विशेष व्यक्तियों के थॉट्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एथिक्स में हमें और चीज़ें, दर्शन हम पढ़ेंगे, दर्शन आगे पढ़ चुके हैं और आगे हम पढ़ेंगे। विशेष लोगों के किसी विशेष व्यू पे हम नज़रिया देखेंगे जो आपको, जब आप ब्रॉड माइंडेड होकर सोचेंगे तो वो आपको समझने में हेल्प करेगा। देखिए, एथिक्स आपको ये भी सिखाती है कि आप हर चीज़ को लॉजिकली विद ऐसे महान लोगों के विचारों का सहारा लेके समझें और फिर एक निर्णय पर पहुँचें। किसी ने ये कह दिया कि वो विशेष प्रकार का धर्म खराब है, विशेष प्रकार का व्यक्ति खराब है, तो वो एक बात बता दें आपको कि अगर आपके बाल लंबे हो गए हैं या किसी व्यक्ति के बाल लंबे हैं जो ये कह रहा है, तो उससे उसका ज्ञान लंबा नहीं हो गया। ठीक है, तो बड़ी दाढ़ी बढ़ाने से, बड़े बाल बढ़ाने से कोई ज्ञान नहीं हो जाता। हमें समझना होगा कि हम एक इस कॉस्मोस के छोटे से धूल के कण के हिस्से हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें एक लिबरल अपनी हमारी पूरे विचारधाराओं को
जो पूर्वाग्रह हैं उनको हटा के सोचनी पड़ेगी। ठीक है। एक किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि वैल्यू और नॉर्म्स में क्या अंतर है। तो वैल्यूज़ जो हैं, अगर हम उसका डिसिप्लिन होके फॉलो करते हैं तो नॉर्म्स बन जाती है। जैसे शांत रहना, कीप साइलेंस एट लाइब्रेरी, इन लाइब्रेरी, सीधे बैठना, ठीक। तो ऐसे, और सच सच बोलना, बड़ों का सम्मान करना, तो ये चीज़ें नॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाती है। वैल्यू विद डिसिप्लिन इज इक्वल टू नॉर्म्स। आपको देखने को मिलता होगा कि इंडियन सोसाइटी में बच्चे अधिकांशतः एक समय बाद बाप के विद्रोही हो जाते हैं। इसका कारण है कि कंडीशनल लव, कि अगर तू पास होगा तो तुझे ये ला के देंगे, अगर तू ये करेगा तो ये तो ये। एक समय बाद बच्चा उन उम्मीदों पे या उन पे नहीं खरा उतर पाता, तो बच्चा सबसे पहले पेरेंट और सोसाइटी का विद्रोही हो जाता है। एक्चुअली समस्या ये है कि सोसाइटी में माँ बापों ने बच्चे पैदा कर दिए, लेकिन उन्हें पेरेंटिंग करना नहीं आता। आज भी यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो हैं कि हाउ पेरेंटिंग कैसे करें। वो वो नहीं देखते, समझते नहीं है। उनको लगता है पेरेंटिंग ये कि बच्चा गलती करे पीट दो, और नहीं करे तो शाबाशी दे दो उसको। बच्चा गलती करे तो उसको इतना पीटो कि वो बाद में करे। नहीं, बच्चे को की निंदा करनी चाहिए, उसको ये फील हो कि उसने किया, वो गलती किया है, विदाउट उसको हार्म करे। जैसे स्कूल में एक प्यारी सी वीडियो वायरल हुई थी जिसमें उसकी एक टीचर वो अपने अपने स्टूडेंट से कहती है, छोटा प्राइमरी स्कूल में, वो कहता है कि तुमने झूठ बोला, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। वो टूट गया, बच्चा टूट गया। अगर माँ ये कहते अपने बच्चे से कि आज के बाद बात करने की ज़रूरत नहीं है, तुम झूठ बोलते हो, वो बच्चा सदमा लग जाएगा उसको, क्योंकि उसकी सारी दुनिया उजड़ गई। माँ उसकी दुनिया है, और दुनिया से किसी को बाहर निकाल के फेंक दे, या ना ऑक्सीजन हो ना कुछ हो, हर 5 सेकंड में उसको माँ चाहिए। तो पेरेंटिंग बच्चों को हमारे नहीं आती। वो फिर थोड़ी देर बाद आके बोलेगा मम्मा सॉरी। माँ अगर बच्चों पे हाथ उठाते हैं तो बच्चा समाज के प्रति बिल्कुल विद्रोही होने की संभावना बढ़ जाती है। और पिता तो खैर हमें जानते हैं, 90s के बच्चे जानते हैं सारे। तो डर से किसी का व्यक्तित्व नहीं बदल सकते। अगर सही चीज़ और सही बात सही समय पर आप कहोगे तो वो चीज़ बच्चों को इफ़ेक्ट करती है। आप उनको शाबाशी दोगे, अरे वाह वेरी गुड, तो वो उस चीज़ को समझते हैं, प्यार से गलती भी मानेंगे, उस चीज़ को सुधारेंगे भी। इसी से वैल्यूज़ डेवलप होंगी, और इसी से वो सोसाइटी को नज़रिए से देगा। आप कभी एक केस स्टडी कीजिए, बच्चे को आप एक दिन का घर का मालिक बना दीजिए, अब उसके बाद देखिए वो कैसे न्याय करता है सबके साथ। अगर उसकी वैल्यूज़ अच्छी है तो सबको बराबर ढंग से प्यार देगा, सबको बराबर ड्यूटीज़ देगा। लेकिन अगर उसकी वैल्यूज़ ख़राब है, जो उसने माँ बाप से सीखी हैं, तो वो तानाशाही भी हो सकता है। तो हमें समझना पड़ेगा वैल्यूज़ कैसे समाज को इफेक्ट करती है। वैल्यूज़ हर जगह अलग अलग तरीके से होते हैं। हमारे यहाँ किसी बुज़ुर्ग के पैर छूना सम्मान माना जाता है, तो कहीं पे गाल को चूम कर हम सम्मान दिखाते हैं। जैसे फॉरेन में हाथ चूम के, नाम लेके, कहीं पे सफ़ेद कपड़े विधवा होने का प्रतीक है, कहीं सफ़ेद कपड़े शादी का है। तो ये सोसाइटी में वैल्यूज़ का डिफरेंस है, और हमें ये समझना होगा कि वैल्यूज़ में अंतर होते हैं। एक समाज दूसरे समाज पे अपनी वैल्यूज़ थोपे, ये गलत है। और अगर दो वैल्यूज़ में टकरावे तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ सर्वोपरि है। देखिए, ये सारी बातें करने की वजह ये है कि ये जो एथिक्स है वो रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। एथिक्स है कि हम हमारी सोसाइटी को
उस ढंग से और जाने जिस ढंग से हमारी किताबों में हमें पढ़ाया नहीं गया। सिर्फ समाज में पॉपुलेशन कितनी है, कितना सेक्स रेशियो, कितना ये सिर्फ डाटा पढ़ने से नहीं होगा। आपको समझनी पड़ेगी। केस स्टडीज़ में आप केस का सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। और प्लीज़ अपने विचारों को खुला रखिएगा जब भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर आप अपनी सोच अभी भी अपने पूर्वजों जैसी 90% रखते हैं, अपने माता पिता जैसे आपकी सोच 90% है, सामान्य तो होता भी है, एक इंसान में 90% जो चीज़ें होती हैं वो अपने माँ बाप से सीखता, अपने परिवार से, 10% ही वो बाहर का सीख पाता। बहुत कम लोग होते हैं कि ये इसको उल्टा कर पाते हैं। अगर आप अपना किसी विचार पे जात कास्टिज्म, क्षेत्रवाद, भाषावाद, किसी पहनावे को लेकर ठीक अपने पेरेंट्स की तरह सोच रहे हो, तो आप ये समझ रहे कि आपने अपनी ज़िंदगी के 25 से 30 साल बर्बाद कर दिए, क्योंकि आपने कुछ नया सीखा नहीं। आप अभी पुराने उसी डरे पे चल रहे हैं जो आपके माँ बापों ने सीखा था। हर पीढ़ी को अपने स्तर पर अपनी नई रिसर्च, अपने नए विचार रखने चाहिए। ओके दोस्तों, फिर अपने विचारों को खुला रखिए। कल अपन कंडक्ट के बारे में, एक आचरण के बारे में पढ़ेंगे कि आचरण क्या होता है, व्हाट इज़ कंडक्ट, और इसके बारे में इंटरेस्टिंग बातें कल से करेंगे। अपने विचारों को खुला रखिए, नई चीज़ें सीखिए, उन चीज़ों को अपनाइए जिनके पीछे एक लॉजिक हो, साइंटिफिक लॉजिक हो, और आप में बुद्धिजीवी और अनपढ़ या फिर जिन लोगों में ज्ञान नहीं है उनमें इतना ही फ़र्क है कि आप तर्क लगा सकते हो, उनमें तर्क नहीं है किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने का। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मिलता है। बाय।